नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। आज संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज बजट सत्र शुरू हो रहा है। अर्थ जगत में जिनकी मान्यता है, उनकी आवाज आशा की किरण ला रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत की वर्तमान राष्ट्रपति संयुक्त सदन को पहली बार संबोधित करने जा रही हैं। उनका संबोधन भारत की संविधान संसदीय प्रणाली का गौरव है और आज नारी सम्मान का भी अवसर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी वित्त मंत्री भी एक महिला है। वह कल देश के सामने एक और बजट पेश करेंगी। आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर भारत के बजट पर है। आम बजट से पहले वेतन भोगियों से लेकर किसानों और कारोबारियों के मन में एक ही सवाल कौंध रहा है कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से किसके लिए क्या निकलेगा। दरअसल मोदी सरकार 2024 के आम चुनाव से पहले ये अंतिम पूर्ण बजट पेश कर रही है। इसके अलावा इस साल 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र सरकार वेतन भोगियों को मिलने वाली टैक्स छूट का दायरा बढ़ा सकती है। 2014 में अंतिम बार तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स स्लैब को बढ़ाया था। माना जा रहा है कि मौजूदा टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख को बढ़ाकर 5 लाख की जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला अपने बजट में सैलरी पेशा वर्ग को 80C के तहत मिलने वाली छूट को भी बढ़ा सकती है। अभी 80C के तहत 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। बजट में सरकार इस छूट को बढ़ाकर 2 लाख तक कर सकती है। रिजर्व बैंक ने बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए पिछले साल जमकर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी। इसकी मार होम लोन लेने वालों पर पड़ी थी। घर खरीदारों की किस्त बढ़ गई थी। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री इनकम टैक्स के 24B के तहत होम लोन पर दी जाने वाली ब्याज छूट की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर सकती है। बजट में किसानों के लिए भी काफी कुछ देखने को मिल सकता है। सरकार पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली नकद सहायता को बढ़ा सकती है। मौजूदा समय में पीएम किसान योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए किसानों के खाते में दिए जाते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी के स्टार्टअप के लिए भी सरकार कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा खाद सब्सिडी को लेकर भी सरकार बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। इस बार के बजट में वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार को लेकर कुछ नए ट्रेनों का भी ऐलान हो सकता है। हालांकि सबकी नजरें सस्ते सफर पर टिकी हुई है। हाल के दिनों में रेल किराया काफी बढ़ा है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट भी खत्म हो गई है। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री इस बार सीनियर सिटीजन से लेकर सस्ते सफर को लेकर कुछ ऐलान कर सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हेल्थ बीमा को लेकर भी कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। कोरोना काल के बाद लोगों में स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूकता आई है और हेल्थ बीमा में बड़ी तेजी आई है। अभी पति पत्नी और बच्चों पर हेल्थ बीमा में 25,000 रुपए तक टैक्स छूट की सीमा है। वहीं बुजुर्ग माता पिता पर ये टैक्स छूट 50,000 रुपए तक है। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री इस बार इन दोनों छूट को बढ़ा सकती है। 2022 में देश के लोगों को महंगाई से दो चार होना पड़ा था। गैस की कीमतों से लेकर पेट्रोल डीजल के दाम से आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ईंधन के दाम में बढ़ोतरी के कारण खाने पीने की चीजें काफी महंगी हो गई है। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महंगाई को रोकने के लिए कई घोषणाएं कर सकती है। भारत की बेरोजगारी दर पिछले महीने 16 महीने के उच्च स्तर 8.3% पर पहुंच गई, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के लिए रोजगार पैदा करने की चुनौती को रेखांकित करता है। केंद्र की मोदी सरकार को विपक्ष भी बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार घेर रही है। ऐसे में 2024 से पहले सरकार इस बार के बजट में कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। रोजगार सृजन के मौके बनाने से लेकर युवाओं के लिए कुछ बड़े पैकेज की घोषणा की जा सकती है। देश के कारोबारियों को भी वित्त मंत्री से बड़ी उम्मीदें हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि सरकार टैक्स रिफॉर्म के जरिए कारोबार को बढ़ावा देने का प्रयास कर सकती है। इसके अलावा देश के आधारभूत ढांचे को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए जा सकते हैं।
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन के विकल्प के रूप में भारत अपने आप को दर्शा रहा है। ऐसे में देश में कारखाने स्थापित करने के इच्छुक निर्माता सरकार से अधिक वित्तीय लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे में बजट में शिपिंग, कंटेनर और खिलौनों जैसे क्षेत्रों में उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई अब एक नए दौर में पहुंच चुका है। ऐसे में भारत में भी इस पर सबकी नजरें हैं। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री एआई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रोबोटिक्स में बड़े निवेश की घोषणा कर सकती है। महिलाओं को भी इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। महिलाओं के लिए टैक्स स्लैब बढ़ाकर 10 लाख करने की मांग है। इसके अलावा महिला कारोबारियों के लिए भी वित्त मंत्री कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो वित्त मंत्री कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं। सभी की उम्मीदें जो हैं वो जगी हुई हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों का क्या कुछ कहना है, बजट से कितनी उनको उम्मीदें, वो देखते हैं। आम बजट के लिए ये है कि टैक्स में रिबेट देनी चाहिए और दूसरा आम चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए मिडिल क्लास फैमिली के लिए। हम विशाल पंडित है और हम तो यही उम्मीद करते हैं भारत सरकार से, देश के प्रधानमंत्री जी से, कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर शिक्षा देश में बेहतर होगी तो रोजगार के संसाधन, अन्य विकल्प मजबूती से प्रदान हो सकते हैं। यही मुद्दा ये स्वास्थ्य का है। हम जी सरकार से मांग करते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों विकल्पों को मजबूती से जनहित में पहुंचाने का कार्य करें, ताकि जिससे कि जनहित में लोगों को लाभ मिल सके। बजट पास होने वाला है और रहा महंगाई की बात, मुद्दा, तो महंगाई जब तक कम नहीं हो सकता जब तक कि हमारे दो का कानून पास नहीं होगा पूरी तरह से। क्योंकि एक लोग तो कहते हैं हम दो हमारे दो, एक कहते हैं हम दो हमारे 70, तो ये कहाँ से चलेगा? क्योंकि सरकार अगर 10 का इंतजाम करती है तो 100 पैदा हो जाते हैं। जो बजट पास होने वाला है वो स्टूडेंट के लाभ के लिए होना चाहिए और शिक्षा बेहतर होगी तो यह हमारा समाज बेहतर होगा और हमारी सत्ता भी मजबूत होगी। महंगाई को तो कम करना चाहिए, पर जो उचित मूल्य है वो भी पेश करना चाहिए, क्योंकि जो आम आदमी है वो महंगाई में जूझता है, पर जो अमीर आदमी है वो तो फिर अपना कर लेता है कैसे भी, पर जो मूल्य है वो उचित रखना चाहिए अमीर आदमी और दोनों के लिए, गरीब आदमी। तो छात्रों को आपने सुना, छात्रों का कहना था कि शिक्षा को जरूर ध्यान में रखना चाहिए इस बजट में। दिल्ली के लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुनी, क्या कुछ चाहते हैं वो बजट से। मुंबई के लोग क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ है उनका कहना, वो भी सुन लेते हैं। इस बार आम बजट बहुत ही जल्द आने वाला है और लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, व्यापारी लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि आम बजट में GST कुछ कम हो और इंपोर्ट ड्यूटी कम हो, जिससे कि सोने के भाव कम होंगे और व्यापार बढ़ेगा। सो अभी जो बजट आ रहा है उससे हमें भी काफ़ी उम्मीदें हैं, बिकॉज हम लोग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में डील करते हैं। तो अभी जो करंट हमारा जो टैक्स का स्लैब है GST का, वो 18% के आसपास है। बजट आने वाला है, हमारे देश का बजट आने वाला है, तो मैं सरकार से कुछ मांग करना चाहता हूँ। आज जो हमारे बैग पर GST है वो 18% GST लगती है, जबकि 18% GST भरने के बाद हम 5% भी नहीं कमा पाते हैं, हमें 5% भी नहीं बचता, जबकि मेहनत एक मजदूर सबसे ज्यादा करता है, मेहनत हम सबसे ज्यादा करते हैं। बजट में जो महंगाई बढ़ रहा है उसका जरा कम करने का कोई कॉमन पीपल को इसमें थोड़ा राहत मिलना चाहिए बजट का। और क्या है, नौकरी ये जो सभी जो है एम्प्लॉयमेंट का बहुत सारा प्रॉब्लम है, उसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि आज का जो युवा है ये देश का भविष्य है और सरकार ने उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बजट उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा, जो इन युवाओं को प्रेरणादायी रहेगा। माननीय वित्त मंत्री से व्यापारियों को इस बार के बजट में बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, बहुत सारी आशाएं हैं कि इस बार वो कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिससे व्यापारियों को राहत मिले। तो दिल्ली और मुंबई के बाद यूपी के लोगों की क्या कुछ डिमांड है इस बजट को लेकर, लखनऊ के लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं।
और बाकी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के कुछ करते हैं तो अच्छी बात है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर दिए जाएं, कुछ ग्राउंड वर्क हो जो असेट्स क्रिएट करे, खाली बांटते ही चले जाएं रेवेन्यू, वो नहीं ठीक है। निम्न वर्गों के लिए मतलब मकान में सब्सिडी मिलनी चाहिए, ऐसा बजट होना चाहिए जिससे मतलब आम जनता को सुविधाओं में प्राप्त हो। महंगाई कम होना चाहिए और जो टैक्स का स्लैब है वो थोड़ा बढ़ना चाहिए और बाकी चीज़ें थोड़ा सस्ती होनी चाहिए जिससे आम आदमी के जेब पे थोड़ा खर्च कम पड़े। इतनी ज़्यादा महंगाई है कि हर चीज़ का दाम आपको मतलब कम ही रहना चाहिए। फिर महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो आदमी का जो वेतन है उस हिसाब से, चाहे ऊंचा आदमी हो चाहे नीचा आदमी, परेशान सब है। बजट का तो मैं यही कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा कम होना चाहिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरा यही कहना है इस बारे में। और बहुत सारी जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं उन पर भी टैक्स कम किया जाना चाहिए, जैसे सिलेंडर है, सर्विसेज है, खाने पीने के सामान हैं, उन सभी पे हम लोग GST पे कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं से गरीब आदमी को परेशान करता है। उसके बजट पे बहुत दिक्कत आती है उसको मैनेज करने में। कुछ अगर महंगाई कम हो तो अच्छा रहेगा। जो सामान्यतः अगर रोज़मर्रे की चीज़ जो है उसका या कापी किताबों पे है वो इतना दाम बढ़े हुए हैं, 40-40%, 50-50% बढ़े हुए हैं, ये थोड़ा सा कम हो तो ठीक रहेगा। तो उत्तर प्रदेश के लोगों का कहना है कि महंगाई जो है वो कम होना ही चाहिए। देवभूमि के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ हैं उनको उम्मीदें, वो भी सुन लेते हैं। कि बजट जो पेश हो रहा है उसमें आम जनता का सबसे पहले ख्याल रखा जाए। जो भी जरूरत की चीजें हैं, जैसे आजकल सबसे GST बहुत ज्यादा उन पे 18% से 28% तक। जैसे हम ही लोग व्यापारी हैं, हमारे पे पहले क्या होता है, बिना GST के आता था, 5% इन पे लगता है, तो बहुत वो आती कस्टमरों को। जी, केंद्र सरकार से बजट जो आ रहा है, बजट तो खैर हमेशा ही आता है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन जो मैं चाहती हूँ कि बजट आए, वो ये चाहती हूँ कि कम से कम आम आदमी का ध्यान रखा जाए। इतनी महंगाई हो गई है, राशन पानी लाना मुश्किल हो गया है, सब्जियां लाना मुश्किल हो गया है, बच्चे फल नहीं ला सकते। अब बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, बड़ी मुश्किल से आम आदमी शिक्षा पढ़ा लिखा के बच्चों को नौकरी के लिए तैयार करता है। नौकरियों की स्थिति ये है कि 8-10 हज़ार से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है। किसी चीज़ को कुछ मतलब ऐसा हो गया है, आप बाजार जाओ समझ में नहीं आता कि सामान लें कि ना लें। इतना हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है। शिक्षा की कीमत, शिक्षा इतनी महंगी कर दी है, सब चीज़ें निजी हाथों में दे दी हैं। बजट जो है मतलब नॉर्मल ही रखना चाहिए, ज़्यादा हाई फाई बजट, क्योंकि निम्न वर्ग का जो आदमी होता है वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है। अब आप ही देख लो, आज की डेट में 40 रुपये किलो जो है आटा हो चुका है, चावल इतना महंगा हो चुका है, दाल इतनी महंगी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हम तो ये अनुमान लगाते हैं सरकार से कि बजट जो है निम्न वर्ग के लोगों को देखकर जो है बजट ही आना चाहिए। केंद्र का बजट आने वाला है तो सबको उम्मीदें हैं कि बजट अच्छा रहेगा। अभी तो महंगाई है ही, ज़रूरत की चीज़ें सारी महंगी हैं लगभग, तो सबको उम्मीद यही है कि अच्छा आएगा। और बाकी तो खैर है ना जी, बजट आने वाला है और जहाँ की आप देख रहे हैं कि आजकल हर जगह लगभग महंगाई की एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, जिसमें कि आप देखोगे हर जगह महंगाई है, लगभग हर एक क्षेत्र में। आप शिक्षा का क्षेत्र ले लो या खान पान या किसी भी उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो सरकार से हमारी यही अपेक्षाएं रहेंगी कि वो महंगाई को लेकर इस बजट में कुछ अच्छा वो करें। तो बजट ऐसा आए ताकि जनता के जो दिन हैं वो अच्छे दिन आए। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया इस दौरान हमने आपको सुनाई और एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना है, सरकार के पक्ष में क्या कुछ कहा जाता है और विपक्षी दल क्या कुछ कहते हैं। कल जो बजट पेश होने वाला है, इसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे कि बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं। और इसके लिए हमारे पैनल में कई खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अश्वनी शाही, प्रवक्ता BJP, जुड़ गए हैं।
अभिमन्यु त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। इसके साथ ही अमन अग्रवाल, अर्थशास्त्री, हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अमन अग्रवाल जी। हमारे साथ आशीष पांडे, अर्थशास्त्री हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ सुधीर श्रीवास्तव, वाइस प्रेसिडेंट NEA, जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से संसद में रखे गए इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि PPP यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं एक्सचेंज रेट के टर्म में ये 5वें नंबर पर है। सर्वे में कहा गया है कि ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत ने चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना किया है। इस पर एक एक करके आप सबकी प्रतिक्रिया चाहिए। तो सबसे पहले अभिमन्यु त्यागी जी, आपसे शुरुआत करेंगे। नमस्कार जी। देखिए, शिक्षा की बात करते हैं पहले हम। जीडीपी में 6% जीडीपी का, कुल जीडीपी का 6% खर्च शिक्षा पे होना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने कुल 3% खर्च किया है। और जो चिकित्सा पे खर्च होना चाहिए, चिकित्सा पे डॉक्टर और नर्सिंग तक की इन्होंने जो भर्तियां हैं वो तक नहीं करी हैं। शिक्षा पर अगर बात करें तो यूनिवर्सिटीज की फीस ये लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और किसानी की अगर बात करें, प्रति एकड़ 20,000 रुपए का खर्चा फालतू हो रहा है। रोज 2.5 करोड़ लोग रेल में चलते हैं। अगर रेल की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, 35 पैसे किलोमीटर का खर्चा आता था कांग्रेस की सरकार में, किराया जो लिया जाता था। आज ₹1.25 लगभग लिया जा रहा है। तो चारों ओर से जो खर्च लिया जा रहा है, पेट्रोल डीजल से इन्होंने 25 लाख करोड़ पैसे लिए। जीएसटी जिस तरह से उन्होंने गलत तरह से लगाई, जहां भी जीएसटी ठीक है अभिमन्यु जी, प्रतिक्रिया चाहिए, सिर्फ प्रतिक्रिया चाहिए, उसके बाद हम डिबेट पर आएंगे। सबसे पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं सुधीर जी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में MSME सेक्टर, जो स्मॉल स्केल के जो उद्योग हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और पीछे कुछ समय ऐसा रहा था कि आपको जैसे पता है कि कोरोना वगैरह का जो पीरियड था, उस समय लोगों की सेल डाउन हुई और उस सेल डाउन होने की वजह से उनकी टर्नओवर कम हुई। तो बैंक्स ने क्या किया है कि उनको जो एक कैटेगरी थी कि सब ये आपकी टर्नओवर डाउन हुई है, तो उसके जो आपकी जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है, जो उनको टारगेट्स दिए जाते हैं कि भाई चलो हम 15 करोड़ की टर्नओवर करेंगे या 10 करोड़ करेंगे, वो सेल ऑटोमेटिकली डाउन हुई। तो उसमें क्या किया कि बैंक्स ने ना 2% एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए बैंक ने इंटरेस्ट पर। तो इस तरीके की चीज़ें जो हुई हैं, सरकार को वहाँ पर थोड़ा मॉनिटर करना चाहिए था कि जो उसको उस पीरियड को जब लॉकडाउन चल रहा था या जो कोरोना की वजह से जो सेल वगैरह कम हुई है, तो उसको 0 पीरियड कम से कम घोषित कर देते, उसके पहले का रिकॉर्ड देखें, उसके बाद का रिकॉर्ड देखें, उसके बेस पे बैंक को इंस्ट्रक्शन दें कि एटलीस्ट आप लोग जो कर रहे हैं ये 2% एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, कहीं पे तो 4% तक किया हुआ है। तो बैंक्स ने अपनी मनमानी करी हुई है। एक पार्ट आ जाता है हमारा जैसे GST का। GST में जब हम किसी सप्लायर से मटेरियल खरीदते हैं, तो वो सप्लायर जो है उस डेट में रजिस्टर्ड भी है, और जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें सरकार पूरी अपनी भूमिका निभाती है। उसमें उसका आधार कार्ड हो, उसकी घर की सारी कुंडली उनके पास होती है। उसके बाद अगर वो उसने अगर टैक्स जमा नहीं किया GST, तो वो तो कहीं से गायब हो गया, भाग गया। तो आप उसको पकड़ें, ना कि जिसने खरीदा है मटेरियल। यानी कि हम रजिस्टर से ले रहे हैं, उसके बाद में हमारे ऊपर ही पेनल्टी लगाई जाती है, हमारे ऊपर ही वो एक क्वेरी की जाती है। तो ये जो चीज़ है, ये इसमें कहीं संशोधन की जरूरत है कि लॉ में कोई संशोधन करें। तीसरी बात एक ये कि जब MSME एक्ट बना, तो उसके बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि ये MSME एक्ट जो है ये सुपरसीड करेगा। सपोज अगर हमारा कोई MSME का बंदा है, उसको पेमेंट चाहिए किसी कंपनी से, और जिस कंपनी से चाहिए वो कंपनी ने डिफॉल्टर हो गई है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी या जो उसका जो भी वैल्यूएशन होती थी, उसको सेल होने के बाद में सबसे पहला राइट होता था कि MSME को मिलना चाहिए, और उसके बाद में बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशन को मिले। लेकिन उसका आपका लोकल कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी एक केस में डिसीजन हुआ, उसके बाद में लोकल कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें चेंज करते हुए और उस जो रूल था उसमें चेंज करते हुए उन्होंने बैंक्स को पहले अथॉरिटी दी कि ये लोग जो हैं इनका राइट पहले है और बाद में MSME वालों। ठीक है, ठीक है। तो शाही जी आपकी सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं सभी को। जी रेतु जी, देखिए बहुत अच्छी चीज है कि सरकार जो
कर रही है तभी तो लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। जो अगर करेगा नहीं उससे उम्मीद लगा कर क्या करेंगे लोग। कांग्रेस के एमएलए जो बैठे इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई उम्मीद नहीं थी, इनको निकाल बाहर किया जनता ने। तो हम कर रहे हैं तो हमसे उम्मीद होगी, और हमसे सिर्फ अर्थशास्त्री जो यहाँ बैठे हैं उनको उम्मीद नहीं है, पूरे देशवासियों को उम्मीद है। और मैं ये कहना चाहूंगा और बड़े हर्ष के साथ कहना चाहूंगा रेशू जी, इकोनॉमिक सर्वे पेश करते ही सबसे बड़ा कहीं पर पूरे विश्व में जो हलचल होती है, चाहे हिंदुस्तान में हो, शेयर बाजार का घटना और बढ़ना देखा जाता है। इकोनॉमिक सर्वे के आते ही शेयर बाजार में उछाल देखने को मिली। इसका मतलब कि सरकार बेहतर कर रही है और बेहतर करने की कोशिश कर रही है। एक आपको नेट सेल में एक छोटा सा और जवाब मिला देशवासियों के तरफ से शेयर बाजार के उछाल देखकर। तो ये मानकर चलिए कि 8 साल में सरकार ने बहुत सी चीजों में बेहतरी के काम किए हैं, और जो सुझाव आ रहे हैं उन सुझावों पर अमल भी सरकार कर रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि इसमें देखिए, जब कहीं पर कूड़ा करकट हो जाता है गड्ढे में, तो उसको सफाई करने में थोड़ा समय लगता है, बहुत सी चीजें उसमें रहती हैं। तो जो पिछली सरकारों ने कुछ अच्छे भी काम किए थे, इन्होंने मैं ऐसे ठीक है, जनता उम्मीद कर रही है कि इस बजट से अच्छे दिन आएंगे। खैर अमन जी, इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में बैंक क्रेडिट ग्रोथ तेज रह सकती है। साल 2022 के जनवरी-नवंबर पीरियड में स्मॉल बिजनेस की क्रेडिट ग्रोथ 30.5% रही है। संसद में रखे गए इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के मुताबिक नवंबर 2022 में एविएशन सेक्टर को दिए गए बैंक क्रेडिट में 8.7% की गिरावट आई है। इसका विश्लेषण कैसे करेंगे सर आप? देखिए जी, ऐसा है, जो ग्रोथ की बात है, जो क्रेडिट ऑफटेक की आप बात कर रहे हैं निवेश उठने की, वो तब आता है जब बहुत ज्यादा जो है ग्रोथ दिखा, जो ये सकने लगे कि जो है ग्रोथ होगी, अभी लॉकडाउन हो सकता है, कोरोना दोबारा आएगा नहीं आएगा, तो उस सिचुएशन में जो निवेशकर होते हैं वो बहुत ज्यादा निवेश नहीं लगाते हैं, और इसलिए पैसा भी मार्केट से एकदम से नहीं उठाते हैं। तो पहली चीज ये समझने की बात है। दूसरी चीज ये है कि जहां तक भारत देश का मामला है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में देखें, अगर भारत को देखें, यहाँ पे फिर भी निवेश हो रहा है। इवन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के करीब जो है $7 बिलियन हर महीने पिछले साल, और इस साल $7.5 बिलियन पर महीने की आने की उम्मीद जो आंकड़े दिख रहे हैं उससे निकल के आ रही है। तो आप सोचिए कि अगर कोई बाहर का निवेश कर $7.5 बिलियन, जब उनके अपने देशों में पैसा नहीं है, उनको अपने खर्चे के लिए पैसा चाहिए, उसके बाद भी निवेश कर रहे हैं, इसका मतलब उनको यहाँ पे बढ़ोतरी होती नजर आ रही है, इसीलिए वो निवेश कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे क्यों निवेश करके कोई पैसा अपना फंसाएगा। तो इसलिए बिजनेस तो बढ़ रहा है, एक्टिविटी भी बढ़ रही है, बड़े की भी बढ़ रही है, छोटे की भी बढ़ रही है, बट क्योंकि असमंजसता बनी हुई है कि पता नहीं कोरोना काल आ जाए दोबारा, क्योंकि अब दोबारा चाइना में प्रॉब्लम आई, दोबारा और कुछ देशों में प्रॉब्लम आई, तो कहीं ऐसा हो फिर दोबारा लॉकडाउन हो जाए, लॉकडाउन हो जाएगा तो फिर वो पैसा धंधा जो हम लगा रहे हैं, छोटे निवेशकर वो डरते हैं कि पैसा हम उठा लें मार्केट से, बैंक को तो ब्याज देना ही पड़ेगा, और उठा के फिर वो क्या करेंगे उस पैसे का, अगर धंधा नहीं कर पाए कोरोना की वजह से। तो इस वजह से कुछ धंधों के अंदर जो छोटे छोटे निवेशकर थे, उनका क्रेडिट ऑफटेक हमें जिस तरीके से बढ़ना चाहिए था वो देखने को नहीं मिल पा रहा है। इसके बावजूद जो ग्रोथ हमारी भारत की ग्रोथ जो आंकड़ों में इकोनॉमिक सर्वे में आई है, और फिस्कल कंट्रोल करने के बाद जो ग्रोथ आई है, और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करते हुए जो ग्रोथ आई है, मेरे विचार में वो सराहनीय है। और वो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, OECD, सब उस चीज को सराह रहे हैं कि हिंदुस्तान में इतनी चीजें होने के बाद, बाकी देशों में भी हो रही है, वहां पे ये ग्रोथ ना देखने को नहीं मिल रही है, बट हिंदुस्तान में ये ग्रोथ देखने को मिल रही है, और आगे जाके उसी ग्रोथ को वो इम्पिटस बढ़ाता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो उम्मीदें हैं उस ग्रोथ से बढ़ रही हैं, और चीज जो ठीक है सर, लोगों की उम्मीदें जो हैं वो बढ़ रही हैं। आशीष जी, इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक देश के सर्विस सेक्टर की ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2022 में 8.4% रही। वित्त वर्ष 2021 में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 7.8% थी। सर्वे में कहा गया है कि देश का सर्विस सेक्टर मजबूती का सोर्स है और ये अधिक तेजी देखने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये बिल्कुल सही है, आपने जो ये पॉइंट बताया था, सर्विस सेक्टर न केवल पिछले 2-3 सालों की बात हम कर रहे हैं,
ये पिछले 20-25 सालों से, खासकर जिस समय से IT सेक्टर का ग्रोथ शुरू हुआ और इसमें विकास के एक इंजन के लिए की तरह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जब काम किया है, तो उस समय से आप देखेंगे तो भारत का सर्विस सेक्टर लगातार बढ़ता रहा है और आज भी अर्थव्यवस्था में इसका सबसे ज्यादा योगदान है। रोजगार की स्थिति से भी, GDP के कंट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से भी, और अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। भारत में सबसे ज्यादा लोगों को नौकरियां देता है, सबसे ज्यादा विकास की चीजें जनरेट करते हैं, और पूरी दुनिया में जब हम भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी मजबूती, उसके फंडामेंटल्स की हम बात करते हैं, अभी अमन जी जिस तरीके से IMF की रिपोर्ट की बात कर रहे थे जी, वो वहां पर भी आप इस चीज को देखेंगे ना कि जो हमारे ग्रोथ के सबसे बड़े घटक रहे हैं, जिसके कारण से भारत आज भी दुनिया में सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था के रूप में बना है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये सर्विस सेक्टर है। तो सर्विस सेक्टर का जो भविष्य है वो काफी मजबूत है, काफी उज्जवल है, और जिस तरीके से हर अगर देखेंगे आप दुनिया की इकोनॉमी को, अमेरिकन ने जब तेजी से ग्रोथ किया था तो ऑटो सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान था। चीन को देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में काफी आगे रही है, जापान इलेक्ट्रॉनिक और इनोवेशन में रहा है, सऊदी अरेबिया ऑयल के क्षेत्र में रहा है। तो इसी तरीके से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जब तेज होती है तो उनमें कोई न कोई सेक्टर लीड करता है। भारत के लिए अच्छी बात है, सर्विस सेक्टर है और ये काफी आगे जाने वाला है, और इसकी बारे में जो चीजें अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक सर्वे में जो कही गई है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो राय नहीं। अश्वनी जी, राष्ट्रपति ने बजट मॉडल का संकेत दिया, एक ओर अयोध्या धाम, दूसरी ओर नई संसद, एक तरह सांस्कृतिक उत्थान तो दूसरी ओर नवाचार, क्या कहेंगे आप? देखिए रश्मि जी, बहुत अच्छा बजट पे उन्होंने बताया, और राम मंदिर और अयोध्या का आप देखिए, इसको करने से हिंदुस्तान में इस समय कितना विदेशी मुद्रा का जो है आना जाना शुरू हो गया। आज ताजमहल में बहुत ज्यादा वो आते थे, पर्यटक आते थे, लेकिन उससे ज्यादा पर्यटक कहाँ आए? काशी विश्वनाथ में, और विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही। उज्जैन कॉरिडोर बनने से वहां पर्यटन बढ़ा, और राम मंदिर बनने के बाद मैं ये कहना चाहूंगा और कहने में मुझे गर्व महसूस होगा कि वो पर्यटन की धुरी बनेगा। आज हिंदुस्तान में सिर्फ यही नहीं, आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, जम्मू कश्मीर में 1-1 लाख रुपए का कमरा इस साल था, इस जाड़े के टूरिस्ट वहां गए थे, और किस तरीके से वहां विकास किया जा रहा है। इस चतुर्दिक विकास की बात है। नॉर्थ ईस्ट की बात देखिए, सेंट्रल विस्टा जो हो रहा है वो तो अपने आप में अद्वितीय काम है। इस सरकार ने जो काम पिछले बजट या उसके पहले से जो काम किए थे, स्वास्थ्य पर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बात है, डिजिटल की बात किया था, शिक्षा की बात, डिजिटल विश्वविद्यालय की बात किया था, हमने गति शक्ति मिशन पर इतना बढ़िया काम किया कि हिंदुस्तान में आज तक पिछली सरकारों ने सोचा नहीं था कि ये भी हो सकता है। और आज वो भाषण में देखा गया, मेडिकल कॉलेज की बात करना या 11,000 मकानों की बात करना। तो ये भारत इस समय बड़ा ही चतुर्दिक रूप से विकास कर रहा है, और आज विपक्ष के पास यही है, कोई मुद्दा नहीं रह गया है। इन लोगों के पास कुछ नहीं रह गया। आपका कहना है कि भारत विकास कर रहा है, विकास के रास्ते पर है भारत। सुधीर जी, GDP कम होने के बावजूद दुनिया के मुकाबले भारत अधिक स्थिर है, इस पर आपकी टिप्पणी, उद्योग की दृष्टि से इसको कैसे समझें? देखिए, इसका सबसे बड़ा एक कारण मैं समझता हूं कि मेक इन इंडिया को जो बढ़ावा दिया गया है, इससे क्या है कि जो लोकल हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो काफ़ी आगे आए, बहुत सारे स्टार्टअप्स आगे आए हैं। एक साथ साथ जो हमारी क्वालिटी है, किसी टाइम पर हम लोग कहते थे कि इंडियन प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम लोग बाहर भी अगर भेजते थे तो वो भी पसंद नहीं करते थे। इवन जो इंडिया के लोग भी होते थे वो लोग भी कहीं ना कहीं प्रेफर करते कि चाइना वाला, अगर वो देखते थे कि हाँ या वहाँ का अगर कोई खिलौना है या वहाँ का पार्ट है, कुछ भी है, इवन कि जो हम लोग रॉ मटेरियल था हमारा, जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडस्ट्रीज में, वो भी हम लोग चाइना पे काफ़ी कुछ डिपेंड थे, क्योंकि हमें वो क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाता था। लेकिन मेक इन इंडिया को जिस तरीके से प्रमोट किया गया है और सरकार की जिस तरीके से योजनाएं आई हैं पीछे, उससे क्या हुआ कि एक तो हमारा मार्केट तो लोकल, नो डाउट कि इंडिया के अंदर अपना खुद का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो वो एक पार्ट है। दूसरी चीज़, जो हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं
उसकी डिमांड हमें इंडिया के अलावा बाहर भी मिल रही है। तो बाहर से भी हमें कहीं ना कहीं से एक लोगों का ट्रस्ट हम कामयाब हुए हैं उसमें ट्रस्ट बनाने में। तो मेक इन इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये जो MSME सेक्टर है, जिस तरीके से स्टार्टअप्स को सपोर्ट दिया गया है और जिस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको काफ़ी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, तो वो भी काफी अहम रोल है उसमें। ठीक है, आप इस बात को मानते हैं, लेकिन विपक्ष मानता है या नहीं मानता है, ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी। अभिमन्यु जी, दुनिया में युद्ध और महामारी के प्रभाव के बीच भारत की आर्थिक स्थिति काफी स्थिर दिख रही है, इसे आप मानते हैं या नहीं? रेशु जी, देखिए एक बात समझने की है कि दुनिया की GDP डाउन जा रही थी, भारत की भी GDP डाउन जा रही थी, पर कृषि सेक्टर एकमात्र ऐसा सेक्टर था जो कि अप था। आज कृषि सेक्टर में इन्होंने GST लगा कर 18 से 28% करके किसानों की कमर तोड़ दी है। इन्होंने देखिए मिडिल क्लास को टैक्स रिफॉर्म देने की बात करी, 8 साल हो गए इनको, और मैं तो बजट से इनका कोई उम्मीद नहीं करता हूं, कांग्रेस पार्टी भी उम्मीद नहीं करती है। दरअसल हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया कि किस तरह से बजट आ जाता है तभी आप विरोध कर लेते हैं। अभी तो बजट आया ही नहीं है। मैं अपनी बात त्यागी जी, अभी तो बजट आया ही नहीं है, पहले ही विरोध करना शुरू कर दिया। मैंने कहा रेशु जी, बात थोड़ी सी मेरी बात कंप्लीट हो जाए। जिस तरह से वर्ल्ड के तीसरे नंबर का रईस एक शख्स अडानी, अब वो उनकी रिपोर्ट खुली है, वो टॉप 10 से गायब हो गए। वही अडानी जब राजस्थान में जाता है तो आपके लिए प्रभु बन जाता है, पूंजीपति है, उसमें उनका नाम नहीं है, अडानी गड़बड़ हो जाता है। वो जो नुकसान है, अरे हमें कुछ लाभ दीजिए, कम से कम नुकसान की भरपाई कर दीजिए। ये निवेदन है आप लोगों से, निवेदन है कि गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं दिया पिछले साल से, महंगी बिजली है, महंगी शिक्षा है, महंगी चिकित्सा है, ये कहां से भरपाई होगी? रेल का किराया महंगा, बस का किराया महंगा, इसकी भरपाई कहां से होगी? नौकरियां घट रही है, इसकी भरपाई कहां से होगी? देखिए रेशु जी, अगर मुझे शाही जी बोलने का मौका दे, मैं एक और बात कहकर बात खत्म करना चाहता हूँ कि MSME सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार देता है। उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा MSME उद्योग चौपट हो गए हैं, कुटीर उद्योग चौपट हो गए हैं। मेरठ की कैंची उद्योग, स्पोर्ट्स उद्योग, बैंड बाजा उद्योग, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, सहारनपुर का लकड़ी फर्नीचर उद्योग, बनारस का सिल्क उद्योग, लखनऊ का चिकनकारी उद्योग, देखिए सब चौपट हो गए। फिरोजाबाद का चाहे कांच उद्योग। ठीक है, जवाब ले लेते हैं शाही जी। रोजगार देंगे, बैंक सेक्टर बंद हो चुका है। ठीक है, तमाम सवाल आपने उठा दिए हैं, तमाम सवाल आपने उठा दिए हैं, प्रश्न चिन्ह लगाया है, तो जवाब ले लीजिए शाही जी। मनु जी, मुझे ज्यादा नहीं कहना है, बस 2 बातें कहनी है। अडानी दिन भर कहते हैं आप लोग, कोई बात नहीं है। जैसे वो राजस्थान पहुंचते हैं, आपके लिए महाप्रभु हो जाते हैं, लाखों करोड़ का व्यापार आप करते हैं। उन्हें कंपनियां दी, शाही जी आप बात नहीं समझ रहे हैं। चलिए दूसरी, पूंजीपतियों का विरोध नहीं है, लेकिन सारा देश उनके हाथ में दे दिया, इसका विरोध है, नीतियों का विरोध है। अरे पूंजीपतियों आप हिंडनबर्ग और क्या दिखा रहे हैं? दूसरा, आप किसानों की बात कर, मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा हूं मनु भाई, किसानों की बात कर रहा हूं। वही राजस्थान में आप कर्जा माफी की घोषणा करते हैं और उन्हीं किसानों से गांव में उन्हीं किसानों के आरसी कटवा आप लोगों के 2 शब्द भी बड़े लंबे हो जाते हैं शाही जी, त्यागी जी, 2 शब्द भी बड़े लंबे हो जाते हैं। अमन जी, आर्थिक सर्वे से देश की आर्थिक स्थिति समझने में मदद मिलती है। कहा जा रहा है कि सर्वे में प्राइवेट सेक्टर में अच्छी ग्रोथ दर्ज हुई है। क्या आगे इससे रोजगार की समस्या का समाधान निकलेगा? देखिए जी, जो रोजगार की समस्या है वो 2 तरीकों से आती है। पहली बात है प्राइवेट सेक्टर, जैसे आपने कहा, उसमें हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है, उससे रोजगार जरूर बढ़ेगा, क्योंकि 2-3 सेक्टर जो पिछले 10, 12, 15 साल से डाउन चल रहे थे, एक है शिपिंग, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, ये 4 सेक्टर मेजर सेक्टर्स थे जो बहुत बुरी तरीके से पिछले 10 से 15 साल से बहुत बुरा हाल चल रहा था इनका। अब इनमें पिछले 1.5-2 साल में बहुत बढ़ोतरी आई है, कोरोना काल के दौरान भी बहुत तेज बढ़ोतरी आई, तो उसमें ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। जहां तक रोजगार की बात है, देखिए रोजगार 2 तरीके के हैं, एक है जो प्राइवेट सेक्टर से मिलता है, दूसरा रोजगार है जो सरकार देती है, जिसको लोग जॉब की तरीके से मानते हैं कि वही एक जॉब होता है। उसके अंदर भी जो है सरकार ने, भारत सरकार ने एक लीन गवर्नमेंट की बात की, लीन गवर्नमेंट, छोटी गवर्नमेंट हो पर गवर्नेंस अच्छी हो, तो उसके तहत जो है इन्होंने पिछले 4-5 सालों में काफी कम जो है भर्तियां की थी। करीबन 40% से लेके 65% जो महकमे हैं उनमें वैकेंसीज पड़ी हुई हैं खाली, जिसको अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने उसको आइडेंटिफाई किया कुछ महीने पहले
और निर्देश जारी किए कि इन वैकेंसीज को भरा जाए। और वो अब जो है उन्होंने कहा था 6 से 8 महीने का समय दिया था अलग अलग विभागों को कि उसके ऊपर कार्य किया जाए और उसको भरा जाए। तो मेरे विचार में अगले 1-1.5-2 महीने में इन्हें भर्तियां शुरू हो जाएंगी। उससे भी जो एक इम्पिटस ग्रोथ मिलता है वो दुगना होता है। एक तो जो आदमी काम पैसा कमा रहा है उससे वो खर्चा करेगा, दूसरा जो सब सरकारी जो जॉब मिलता है, सरकारी जॉब में जो है लोग लोन लेते हैं, चाहे वो घर बनाना हो, गाड़ी खरीदना हो, और चीज निवेश करना हो, तो उसके वो जो लोन है सरकारी लोगों को आराम से बैंक की जो संस्थाएं हैं वो आराम से लोन देती हैं। तो क्रेडिट ऑफटेक जिसे कहते हैं, बिजनेस के लिए नहीं पर अपने पर्सनल खर्चों के लिए लोन देती हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो, हेल्थ फैसिलिटीज हो और चीजों के लिए। तो इसलिए डबल खर्चे जो हैं एक तरीके से सरकारी जॉब से निकलते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब से हमें देखने को पूरी तरह नहीं मिल पाते हैं, वो खर्चे भी हमें देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर इम्पिटस, जो ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा अगले 2-3 महीने में, वो काफी तेजी से होगा। ठीक है सुधीर जी, बजट की पूर्व पाठिका तो आज स्पष्ट हो गई है, बजट को लेकर आपका क्या अनुमान है? मैं उम्मीद करता हूं कि जो उद्योगों में काम करने वाले हमारे जो श्रमिक भाई हैं उनके लिए कोई अफोर्डेबल होम्स की कोई ऐसी योजना है जिससे कि उनको घर लेना आसान हो जाए, और इंडस्ट्रियल एरिया में जहां भी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है उनके बीच में कोई क्लस्टर ऐसे बनाए जाएं जहां पर वो लोग अच्छी सुविधाओं के साथ रह सकें। जैसे अभी जो लोग रह रहे हैं वो काफ़ी आप देखेंगे आसपास जो इलीगल कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर कि उनको ना तो कोई सुविधाएं हैं, और जो बनी हुई हैं कंस्ट्रक्शंस हैं वो आप देखिएगा बड़ी डेंजरस हैं। कभी कोई अर्थक्वेक या इस टाइप की सिचुएशन आती है तो भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि कभी कुछ ऐसी कैजुअलिटी ना हो। तो वो उनके लिए एक प्लान वे में कोई रेजिडेंस का ऐसा कोई एरिया बनाया जाए जहाँ पे अफोर्डेबल उनको मिल सके। दूसरा, मैं एक इंडस्ट्रीज की तरफ से एक बात और करना चाहूँगा एज ए एंटरप्रेन्योर कि बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, बहुत कुछ होता है। आप एक चीज़ देखिए कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, खासतौर से एमएसएमई सेक्टर का जो लोग होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए अपनी पूरी जिंदगी में टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं और सरकार को रेवेन्यू मिलता है जिससे सारा डेवलपमेंट होता है। लेकिन हम लोगों में से कभी किसी भी उद्यमी के साथ में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है, उसकी सोशल सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसी योजनाएं बनाए कि जो कि लिंक्ड हो, कम से कम जिस बंदे ने इतने साल से जो दे रहा है, इतना अमाउंट उसने दिया है, जो भी उसने पे किया है, उसके एवज में एटलीस्ट उसको भी कहीं, उसकी फैमिली को, उसके सर्वाइवल जो भी लोग हैं उससे जुड़े हुए, उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एश्योरेंस मिले जिससे कि जो उद्यमी जो काम कर रहे हैं उनकी फैमिली बाद में सिक्योर रहे। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाए हैं। शाही जी, आप इस पर कुछ जवाब देना चाहेंगे? जी देखिए, सरकार से मैंने पहले लाइन में अपने बोला था कि आप उद्यमी और एक एंटरप्रेन्योर के तरीके से आप यहाँ पर अपनी चीजों को रख रहे हैं। सरकार ने अभी 10 दिसंबर तक सबसे सुझाव मांगे थे, पूरे देश के जनभावना इसमें लाया था। तो इसमें हो सकता है कि आपका कोई साथी, आपका भाई इसमें उस सुझाव को दिया हो। बिल्कुल, हम लोगों ने आगे दिया हुआ है, लिखित में हमने भेजा है वित्त मंत्री जी के। हमारी जो एसोसिएशन है, नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, इसकी ओर से हम लोगों ने लिख के दिया हुआ है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि 10 तारीख तक पूरे भारत से यहाँ पर वो सुझाव मांगे गए थे, और आशा ही नहीं विश्वास है कि सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी उस पर जरूर वो करेंगी कि क्या देश के हमारे व्यापारियों के लिए, जो देश के ग्रोथ में अपना एक बहुत बड़ा योगदान रखते हैं, उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है। क्योंकि ये जो लोग बताएंगे वो वास्तविक दर्द, वास्तविक कष्ट और वास्तविक चीज बताएंगे। इसलिए ये सरकार इनके लिए कटिबद्ध है काम करने के लिए। उस पर एकदम कुछ पूछने की बात नहीं रेतू जी, जो जितनी हो सकती है इस बार, क्योंकि ये हमारा इस साल का बजट है, अगला इंटरिम बजट आएगा, फिर उसके बाद हम बजट पेश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो 2049 में अब आने वाली है, उसके पहले अभी बजट हम पेश करेंगे। तो जो इसमें नहीं हो पाएगा हम अगले में जरूर कर लेंगे। जी, आशीष जी भी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही थी। आशीष जी, जब आपसे सवाल मैं करना चाह रही थी उस वक्त, आशीष जी, बजट में किन बिंदुओं को फोकस किया जा सकता है, आपका क्या कुछ आकलन है? और देखिए, 2 चीजें हैं। जब भी सरकार का एक बजट आता है तो उसमें उनकी अपनी जो कंटेम्पररी कंडीशंस होती हैं, चुनाव की अपनी मंजूरियां होती हैं, उसके अलावा देश की उस समय की क्या समस्याएं और किस तरीके की चीजें होती हैं, उस पर होता है। आज की डेट में हम सरकार को इस बात के लिए बोल सकते हैं कि आप मुझे टैक्स में छूट दे दीजिए, आप जीएसटी के रेट कम कर दीजिए, आप रोजगार बढ़ा दीजिए, सब्सिडी की घोषणाएं कर दीजिए। ये सब मांगना जनता के लिए, लोगों के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए बड़ा आसान है।
और अगर सरकार की तरफ से आप देखेंगे तो उनकी भी अपनी कई सारी मजबूरियां होती हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए अगर आप मुझसे बोलोगे तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है पीछे जिस तरीके से कोविड का क्राइसिस आया था, उस समय जब हमने देखा था तो भारत में ना जिस तेजी से स्वास्थ्य सेवाएं महंगी होती जा रही हैं लगातार, उन पे लगाम लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक अफोर्डेबल वे में हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, मेडिकल फैसिलिटी हर उस पर्सन को मिले। और कहीं ना कहीं सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं, पब्लिक वेलफेयर, गवर्नमेंट की बात करते हैं, तब कि कोई भी पर्सन बिना इलाज के नहीं मरे। दूसरी चीज आती है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा है उसको रोजगार परक बनाने की बातें आती हैं, अफोर्डेबल एजुकेशन की बात आती है। आज की डेट में जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन में जिस तरीके से कॉस्ट बढ़ गई है, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, एक आम आदमी के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना और अगर इलाज कराना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इन दो चीजों पे सरकार को ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी इसके अलावा जिस तरीके से लोगों की कोविड के टाइम पे नौकरियां गई थी, जिस तरीके से पिछले 4-5 सालों से मिडिल क्लास महंगाई की मार झूल रहा है और टैक्सेशन में बार बार वो डिमांड कर रहा है रिबेट की, वो सारी चीजें आनी ही आनी चाहिए। बाकी भारत की मैक्रो लेवल पे जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे तेज गति से बढ़ रही है, अच्छा निवेश आ रहा है, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें हैं अपनी जगह पर। अब तीसरी चीज जो आखिरी में आपको ऐड करना चाहूंगा वो है भारत का जो रक्षा बजट है और भारत की जो डिफेंस की घोषणाएं हैं। जिस तरीके से भारत के अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर चीन, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप जिस तेजी से बदले हैं और भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का एक बहुत बड़ा निशाना पिछले कुछ सालों से बनता रहा है, उन सब चीजों को देखते हुए हमें अपने डिफेंस बजट को भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी पुलिस, सुरक्षा तंत्र, मिलिट्री को और ज्यादा तेजी से मॉडर्नाइज करें, इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर बॉर्डर सिक्योरिटी और सेंसिटिव सेक्टरों में बढ़ाएं। उसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ये बहुत पॉपुलर नहीं होता है किसी सरकार के लिए, वोट जीतने की बात नहीं होती है, लेकिन ये एक ऐसी चीज होती है जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो इस दौरान आपने यहाँ पर रखी हैं और हर कोई इस बजट से कुछ न कुछ चाहता है। अभिमन्यु जी, बजट को लेकर आपकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं सरकार से? देखिए रेशु जी, मैंने तो अभी बात कही, मैं पुणे दोहराता हूँ। पांडे जी ने बजट के लिए कहा कि डिफेंस पर भी खर्च होना चाहिए, लेकिन एक बात यहाँ किसी भी अर्थशास्त्री ने नहीं कही। जिस तरह से बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आ रहा है, लाखों करोड़ों रुपए देशवासियों के डूब रहे हैं, एसबीआई के डूब रहे हैं, तो क्या वो हमारी जेबों पर, जनता की जेबों पर क्या उससे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उस नुकसान की भरपाई कहाँ से होगी आखिरकार? हम कहना चाहते हैं कि कम से कम इतना तो हो कि इस नुकसान की भरपाई ना हो, हमें किसी भी नुकसान से बचा लिया जाए। जिस तरह से संसाधनों की लूट हुई है 70 साल में, ठीक है शाही जी उनको कंप्लीट करने दीजिए, शाही जी उनको कंप्लीट करने दीजिए। पहले बोलने नहीं देते मुझे, शाही जी तो क्योंकि सत्ता में है, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं इनकी बात मानता हूँ, लेकिन सेल गेल बेल सब लुटवा दिया, पोर्ट दे दिए, लेकिन उसके बाद क्या निकला? सामने क्या आ रहा है? सामने आ रहा है कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड एक आदमी का भी सामने आया। जब धीरे धीरे पढ़ते खुलेंगी तो पता लगेगा कि देश की हालत क्या होने जा रही है। आज देखिए, डाटा से लेके आटा तक महंगा हो गया। 2100 रुपए कुंटल गेहूं है, सरकारी खरीद में 10% होती है। आज खुद एफसीआई से सरकार 32 रुपए किलो गेहूं दे रही है बाजार में। आप अगर गेहूं आटा लेने जाएंगे बाजार में 40 रुपए से कम का नहीं मिलेगा। तो लूट किसके साथ हो रही है और लाभ किसको हो रहा है और कहां जाएगा ये बजट? बजट का लाभ किसको मिलेगा आखिरकार? इसलिए ठीक है, विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम ही है सवाल करना। बिल्कुल सही बात है, ठीक है अभिमन्यु जी, विपक्ष का काम है सवाल करना और सत्ता पक्ष का काम है जवाब देना। शाही जी क्या कुछ कहेंगे? जितने मुद्दे उठाए हैं इस दौरान अभिमन्यु त्यागी ने। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी ही एक सूक्ष्म बात कह दी और बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत छोटे में। ये आशा है कि विपक्ष जो है बहुत गहन अध्ययन करके आएगा हमसे चर्चा करने। लेकिन देखिए, ये लोग ने, इनके पास तथ्य नहीं है, ये कोई चर्चा नहीं करेंगे। आप ये जरूर देखिएगा, मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ, भविष्यवक्ता नहीं हूँ रेशु जी। मैं आप भी भविष्यवाणी करने लगे हैं शाही जी, आप भी भविष्यवाणी करने लगे हैं आजकल। चर्चा कर रहे हैं, आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पाए एक बार भी।
अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज कौन सा अखबार है, कौन सा टीवी चैनल जहाँ इंटरव्यू नहीं दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। बेहतर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रह गए। देखिए तथ्यविहीन बातें करना बंद करिए, भ्रम फैलाना बंद करिए। एसबीआई का आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए, जिस पर भ्रम फैला रहे हैं। आपको दिक्कत है लेकिन एसबीआई को दिक्कत नहीं है, वो देखिए प्रभु, किसान नंगे पाँव कर भ्रम मत फैलाइए। आपका बच्चा अभी बड़ा नहीं हो पाया, कर दिया 3700 किलोमीटर बेचारे को चला दिया, आपको मुझे गंभीर नहीं बना पाया। चलिए आप दोनों का कार्य है एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाना, वो आप लगाते ही रहेंगे। हमारे साथ और भी बहुत सारे एक्सपर्ट इस डिबेट में बैठे हुए हैं। अमन जी, जीडीपी कम होने के बावजूद दुनिया के मुकाबले भारत अधिक स्थिर है, इसे भविष्य के संकेत के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। पहली बात तो सिर्फ भारत स्थिर ही नहीं है, पिछले 3 साल में जिस तरीके से रिवर्स गियर लग के जो नेगेटिव चला गया था वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ा है। वो आम आदमी की मेहनत का फल और सरकार की कोशिशों का और रिफॉर्म प्रोसेस का दोनों का मिला जुला मिश्रण है। और यही चीज जो है, भारत सिर्फ भारत सरकार नहीं चलाती है, भारत की जनता चलाती है। और जिस तरीके से ये चल रहा है, मेरे विचार में आगे 10 सालों तक बड़ी तेजी से चलता रहेगा। जहां तक भारत की परचेजिंग पावर, आपने शुरू में बात की थी, परचेजिंग पावर जो है हिंदुस्तान की पिछले 15 सालों से पहले 3 देशों में विश्व में आती है। अगर परचेजिंग पावर मतलब ये होता है कि मेरा 1 रुपया कितना माल खरीद सकता है, उस कितनी भी महंगाई चल रही है उसके बाद भी हम पिछले 15 सालों में पहले 3 देशों में आते हैं और इस समय $13 ट्रिलियन इकोनॉमी परचेजिंग पावर पे बैठती है। जहां तक ये अभी कुछ जो बातें आई अदानी के बारे में या कुछ जो न्यूज आई हैं उसके बारे में, तो ये समझना दर्शकों को आपके जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी ऐसी कोई चीज होती है, जब किसी कंपनी का आईपीओ आना होता है या कुछ तभी ऐसी न्यूज आती है, उससे पहले क्यों नहीं आती है ऐसी न्यूज। दूसरी चीज, अगर उनका कुछ है तो उसका इंडिपेंडेंट ऑडिट हो और तरीके हैं माध्यम निकालने के, वो उस चीज को जांचे परचे और काम करे। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों की ऐसी न्यूज आती रहती हैं, उनके ऊपर चेक करना, ऑडिट करना सरकार का भी और जो है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स का भी काम है, जिसके लिए चार्टर्ड ICAI भी बना हुआ है और भी एजेंसीज है जहाँ पे कंपनी लिस्टेड होती है, उनको भी चेक करने का माध्यम होता है। तीसरी बात, जहाँ लोग बार बार कह रहे हैं कि लोगों का पैसा लुट गया है, देखिए LIC जो है इन्वेस्टमेंट व्हीकल नहीं है, LIC एक इंश्योरेंस कंपनी है। वो आपको एक इंश्योरेंस देती है जैसे बहुत सारी कंपनियां देती हैं। वो निवेश करने के लिए नहीं होती है, पैसा बढ़ाने के लिए नहीं होती है वो कंपनी। दूसरा, उसमें सिर्फ जो कुछ प्रतिशत दिया गया है उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उसके अंदर ग्रोथ देखने को LIC में मिलेगा हमें, और उसका एक मूल्यांकन मिलेगा। तो आज तक तो हमें यही नहीं पता चल पा रहा है कि LIC जो हमारी धरा है, जो हमारी जो हमारा एसेट है, उसका क्या वैल्यू है। अब जो है कम से कम उसका वैल्यूएशन एक निकल के आएगा और उससे जो ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ेगी, उससे एक जो जिसने पॉलिसी ले रखी है उसको भी और जो लोग बाकी निवेशकर हैं उनको भी उससे फायदा होगा। इसमें कहीं भी भारत सरकार के या भारत देश के एसेट का बेचने का कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है। चलिए, ये आपने क्लियर कर दिया और अभिमन्यु जी लगातार इसी को लेकर आप सवाल उठा रहे थे, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आशीष जी, नुकसान है, इसका पैसा कहाँ से आएगा? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये गणित मत बताइए, ये बताइए देश में कि जो सारे संस्थान है, आज आटा क्यों पहुंच गया 40 रुपए किलो, ये बताइए। इंटरनेट जो 150 रुपए में था 300 रुपए पहुंच गया। आपका आटा के पैसे की भरपाई का 24 लाख करोड़ रुपए इलेक्ट्रिक कंपनी। ठीक है, सुन लीजिए अभिमन्यु जी जवाब दे रहे हैं, आपके प्रश्नों का भी जवाब दे रहे हैं। अमन जी आपके प्रश्नों का भी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। आप सुनेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? बात कह दूं, जब कर्जा हम पर 70 साल में 500 माफ कीजिए 500 लाख करोड़ का है तो 125 लाख करोड़ का अब कैसे बढ़ गया है? एनपीए जो 2.5 लाख करोड़ का होता था आज कैसे 11 लाख करोड़ का हो गया है? कैसे नौकरियां घट रही है? 70 लाख वैकेंसी अभी भी क्यों खाली पड़ी हुई है? क्या गणित है इसमें? बहुत लंबा क्या गणित कर सकती है सरकार?
ये आंकड़ेबाजी का खेल नहीं। आप भाई बताइए, एनपीए में फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा, आंकड़े लेकर नौकरी आ रहे में हैं, इंक्रीमेंट नहीं है, व्यापार चौपट है, एनपीए में बहुत सुधार बड़े हुआ है, प्रतिष्ठान बंद हो रहे हैं, कुटीर फोन उद्योग पर बंद लोन है, नहीं मिलता है, अब एमएसएमई बंद फोन है, पर लोन नहीं मिलता है। अभिमन्यु जी, आपके तमाम जो सवाल हैं इनका जवाब आपको जरूर देते हैं हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।